नमस्कार दोस्तों। केमिस्ट्री की जो हमारी सीरीज़ चल रही है बीपीएससी के लिए, उसमें ये हमारा अगला वीडियो है। इसमें हम कार्बन और उसके कंपाउंड के विषय में जानेंगे। किसके विषय में जानेंगे दोस्तों? कार्बन और उसके कंपाउंड के विषय में। तो कार्बन क्या होता है? कार्बन, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कार्बन एक नॉन मेटल होता है। और कार्बन जो है ये बिलोंग किससे करता है? ये 14th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करता है। पीरियोडिक टेबल क्या होती है ये दोस्तों मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आगे जो आने वाले वीडियो हैं उसमें पूरी पीरियोडिक टेबल हम डिस्कस करेंगे। मेंडलीव की, मोज़ले की सारी पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे। तो कार्बन और इट्स, ये हमारा जो वीडियो होगा ये कार्बन और उसके कंपाउंड के विषय में होगा। तो हमने क्या देखा? कार्बन एक नॉन मेटल होता है, वो अधातु होता है। और कार्बन किससे बिलोंग करता है? ये पीरियोडिक टेबल के 14th ग्रुप से बिलोंग करता है, जिसको हम कार्बन फैमिली भी बोलते हैं। इस ग्रुप को, जो 14th ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, इसको कार्बन फैमिली भी बोला जाता है कार्बन की वजह से। कार्बन का सिंबल क्या होता है दोस्तों? कार्बन का सिंबल होता है C612। C612 ये कार्बन का सिंबल होता है। जब भी आप कार्बन को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं? तो कार्बन के जो समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक, ये मैं आपको समस्थानिक क्या होते हैं मैं पहले बता चुका हूँ कि जिनके परमाणु क्रमांक सेम हो, स्थान सेम हो, परमाणु क्रमांक सेम हो, और मास नंबर या मास नंबर, द्रव्यमान संख्या जो है वो डिफरेंट हो, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो कार्बन के देखिए, यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पे देखिए जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, वो सेम है। और यहाँ पे जो ऊपर लिखा है इसको, ये मास नंबर होता है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। तो ये क्या है? ये डिफरेंट है। तो C612, C613, C614 ये क्या है? ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं। इसमें से जो C614 है इसका यूज किस में किया जाता है? इसका यूज रेडियो कार्बन डेटिंग में किया जाता है, फॉसिल्स की एज का पता लगाने के लिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर अभी हमने बताया कि 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर वो प्रोटॉन की बराबर होता है, और वही इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है। तो इसमें कार्बन में 6 एटॉमिक नंबर पाए जाएंगे, 6 प्रोटॉन की संख्या पाई जाएगी, 6 ही इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाएगी। और इसका मास नंबर कितना हो जाएगा? कार्बन का मास नंबर किसका किसका योग होता है दोस्तों? मास नंबर किसका किसका योग होता है? मास नंबर जो होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी? 6। और इसमें क्या बोलते हैं, और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? जब मास नंबर से हम 12 से प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे, जो 6 आएगा ये न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। तो न्यूट्रॉन की संख्या भी इसमें 6 ही है। ये जो अंतर आ रहा है यहाँ पे, न्यूट्रॉन की संख्या में ही अंतर आने की वजह से द्रव्यमान संख्या में अंतर आ जाता है। तो ये मास नंबर इसका कितना हो जाएगा? 12। प्रोटॉन की संख्या 6, न्यूट्रॉन की संख्या 6 6 12, मास नंबर 12 हो गए। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जब हम इसको भरते हैं सेलों में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ के नियम के अनुसार जब इसको भरते हैं तो कैसे भरा जाता है? पहले एस कक्षा में एस, पी, फिर डी, फिर एफ में। तो एस कक्षा में पहले भरा जाएगा, फिर इसकी कक्षा बाद जो कक्षा इलेक्ट्रॉन की संख्या है कितनी है? 6। तो 2 और 4 ऐसे भरा जाएगा। जब KL, M, N में भरेंगे तो ऐसे भरेंगे, और SP, D, F में भरेंगे तो ऐसे भरेंगे। तो पहली कक्षा में एस में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, फिर एस में 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर पी में फिर 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि भरने का क्रम ही ऐसा होगा। नहीं, पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं। तो इसके आउटर जो कोष होगा, कार्बन की आउटर कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनको बोलते हैं। आउटर कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 एस में और 2 पी में। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 4। तो हमने क्या देख लिया अभी कार्बन और उसके कंपाउंड के विषय में, कि कार्बन एक नॉन मेटल होता है। ये 14 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में से ये बिलोंग करता है, इसलिए जो 14 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल होती है इसको कार्बन फैमिली बोलते हैं। सिंबल क्या होता है? C612 होता है। आइसोटोप्स देख लिए कि C612 और C613, C614, ये 14 का यूज जो होता है कार्बन डेटिंग में होता है। और एटॉमिक नंबर 6 हो गया। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 6 6, न्यूट्रॉन भी इसमें 6। मास नंबर कितना हो गया? 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने देख लिया इसका। अब हम देखते हैं कार्बन के जो एलोट्रोप होते हैं।
एलोट्रॉप क्या होते हैं दोस्तों? किसी भी एलिमेंट होता है जो कोई भी, उसके एलोट्रॉप से क्या मतलब होता है? जो अपर रूप होते हैं उससे क्या मतलब है? अपर रूप का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी वो से डिफरेंट होंगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। अगर कोई एलिमेंट है और उसके दो अपर रूप है या दो से ज़्यादा अपर रूप हो सकते हैं, लेकिन जो अपर रूप होंगे, तो जैसे मान लो कि कार्बन के अपर रूप हो गए ग्रेफाइड, डायमंड हो गया, ग्रेफाइड, फुलरीन और ग्रेफीन हो गया। तो जो डायमंड और ग्रेफाइड होगा, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो तो डिफरेंट होगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। तो इसीलिए ये एक दूसरे के एलोट्रॉप हो जाएंगे या कार्बन के एलोट्रॉप हो जाएंगे। तो कार्बन के एलोट्रॉप का मतलब क्या होगा? एलिमेंट दैट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टी। तो जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, वो एक दूसरे के अपर रूप कहलाते हैं। तो जो कार्बन के अपर रूप हैं वो कौन कौन से हैं? डायमंड है, हीरा जिसको बोलते हैं, ग्रेफाइड है, फुलेरीन है, ग्रेफीन है, सबसे लास्ट में डिस्कवर किया है। तो हम एक एक करके, हमने पिछले वीडियो में इनको देख रखा है, फिर भी जल्दी से इनको हम देख लेते हैं एक बार। तो हमारा पहला जो कार्बन का एलोट्रॉप है वो है डायमंड। डायमंड के विषय में देख लेते हैं, हमने पहले भी देख लिया, फिर जल्दी से इसको देख लेते हैं। तो ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे हार्ड मटेरियल कौन सा होता है? डायमंड होता है। और हमारे शरीर में कौन सा होता है? दांतों का जो इनेमल होता है वो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है। ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है। ईच कार्बन एटम्स बॉन्डेड कोवेलेंटली विथ अदर 4 कार्बन एटम्स। तो इन जो कार्बन एटम्स हैं इनमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है जब ये डायमंड के रूप में चेंज होते हैं। तो डायमंड में कौन सा एटम बॉन्ड पाया जाता है? तो कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इसमें जो कार्बन की श्रृंखला जो एक दूसरे से जुड़ी होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड की से जुड़ी होती है। तो उसी के कारण कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ी होती है। और इसका शेप किस तरह का हो जाता है? टेट्राहेड्रल हो जाता है, जिसमें एक कार्बन 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है इस तरीके से। इसी टेट्राहेड्रल शेप के कारण ये जो डायमंड है ये हार्ड हो जाता है, और इसी से इसमें जो हार्ड हो जाता है, और ये टेट्राहेड्रल शेप के कारण ही इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसका गुण आ जाता है इसमें। परावर्तन, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का गुण किस वजह से आ जाता है? इसका जो शेप है टेट्राहेड्रल, इस वजह से आ जाता है। और इसी वजह जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का गुण आ जाता है, इसकी वजह से ये शाइनी या चमकदार हो जाता है, क्योंकि इसमें जब प्रकाश पड़ेगा तो उसका जब परावर्तन होगा उसकी वजह से इसमें शाइनी गुण आ जाता है, चमकने का गुण आ जाता है। और ये जो डायमंड होता है, जो कार्बन का एलोट्रॉप है, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब कि ये विद्युत का और ऊष्मा का कुचालक होता है। इसकी जो डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। डेंसिटी कितनी है इसकी? 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। डेंसिटी कितनी है? 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है डायमंड का, वो कितना होता है? 4726 डिग्री सेल्सियस होता है मेल्टिंग पॉइंट इसका, डायमंड का। यूज हम देख लेते हैं डायमंड का। तो जो ब्लू और ट्रांसपेरेंट डायमंड होता है, इसका यूज जवाहरात जो ज्वेलरी होती है उनको बनाने में होता है। वहीं जो ब्लैक डायमंड होता है इसका यूज पेपर बनाने में, रॉक और स्टोन कटिंग में यूज होता है, कार्बोनेडो बनाने में यूज होता है। तो हमने डायमंड के विषय में क्या देखा कि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, कार्बन का प्योर रूप है। ये नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस है, मतलब प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे सख्त पदार्थ है ये जो इसके में जो कार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, जिसके कारण ये हार्ड हो जाता है। और इसका जो शेप होता है टेट्राहेड्रल होता है। इस शेप के कारण इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन का गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से ये चमकदार हो जाता है। या जो डायमंड होता है ये विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 4726 डिग्री सेल्सियस। इसका जो यूज होता है, जो नीले और ट्रांसपेरेंट डायमंड का यूज जवाहरात बनाने में होता है, और जो काला डायमंड होता है, काला हीरा होता है, उसका पेपर बनाने में, रॉक एंड स्टोन कटिंग में यूज होता है, और कार्बोनेडो बनाने में होता है। अब हम देखेंगे इसका जो दूसरा अपर रूप है ग्रेफाइड, उसके विषय में। तो ये जो ग्रेफाइड होता है ये नेचुरल में सबसे सॉफ्टेस्ट पदार्थ होता है। नेचुरल में मतलब प्रकृति में सबसे सॉफ्टेस्ट पदार्थ होता है। इट इज़ ए नेचुरल सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस। ग्रेफाइड में क्या होता है? इन ग्रेफाइड ईच कार्बन इज बॉन्डेड कोवेलेंटली विथ अदर 3 कार्बन एटम्स। तो इसमें जो ग्रेफाइड, उसमें जो डायमंड था उसमें एक कार्बन जो है 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता था, लेकिन ग्रेफाइड में एक कार्बन जो है
कोवैलेंट बॉन्ड से 3 कार्बन के जो अणु होते हैं उनसे जुड़ा होता है। और इन जो ये कार्बन होता है और इनके बीच जो एंगल बनता है ये 120 डिग्री का बनता है। तो इसकी वजह से इसका शेप क्या हो जाता है, हेक्सागोनल शेप हो जाता है। हेक्सागोनल शेप हो जाता है। ये कार्बन जो ग्रेफाइट होता है इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है वो किस तरीके का पाया जाता है, sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। इसकी डेंसिटी कितनी होती है दोस्तों, जो इससे डायमंड से इसकी डेंसिटी कम होती है, तो इसकी डेंसिटी कितनी है, जो 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 3527 डिग्री सेल्सियस। इसका यूज जो ग्रेफीन होता है ये विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। ये मैं पहले बता चुका था आपको, विद्युत और ऊष्मा का ये सुचालक होता है। इसका यूज किस में करते हैं, इसके पेंसिल की जो लीड होती है जो काले रंग की अंदर से रहती है वो ग्रेफाइट की बनी रहती है। और इसका जो यूज है मॉडरेटर के रूप में भी इसका यूज करते हैं। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें मॉडरेटर के रूप में इसका यूज करते हैं ग्रेफाइट का, जिससे हम जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसको श्रृंखला अभिक्रिया हो जाए उसको हम धीरा कर सकें। लुब्रिकेंट के रूप में इसका यूज किया, स्नेहक के रूप में इसका यूज किया जाता है। जो आर्टिफिशियल ग्रेफाइट होता है उसको कोक और SiO2 को मिलाने से आर्टिफिशियल ग्रेफाइट बनता है। ये 3500 डिग्री तक इसको जब सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तब ये आर्टिफिशियल ग्रेफाइट बन जाता है। तो ये हम ग्रेफाइट के विषय में क्या जान लिया कि ये सबसे सॉफ्ट पदार्थ होता है, सबसे मुलायम पदार्थ होता है नेचर में। इसमें जो कार्बन होते हैं उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड तो पाया जाता है और एक कार्बन 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। इनके बीच जो एंगल होता है 120 डिग्री का, हेक्सागोनल इनका शेप होता है। इसमें sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। डेंसिटी इनकी 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। मेल्टिंग पॉइंट इनका कितना होता है, 3527 डिग्री सेल्सियस। पेंसिल की लीड में यूज, मॉडरेटर के रूप में यूज, लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है इनका। जो पेंसिल की लीड होती है आप जब देखेंगे तो लीड में क्या बोला जाता है कि इसमें सीसा युक्त लीड है, तो सीसा मिला दिया जाता है जिससे जब लिखा जाता है पेंसिल को तो बहुत दिन तक वो टिकी रहती है जो पेंसिल से लिखा हुआ है। लेकिन वो क्या होता है, वो कैंसरस एजेंट होता है, इसलिए बच्चों को उससे दूर रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बच्चे अगर उसको खाते हैं तो उनके अंदर कैंसरस एजेंट जाने की संभावना बढ़ जाती है। आर्टिफिशियल ग्रेफाइट क्या होता है, कोक में अगर SiO2 मिला दिया जाता है 35 डिग्री तक, जब उसको 3500 डिग्री तक जब उसको गर्म किया जाता है तो वो आर्टिफिशियल ग्रेफाइट में चेंज हो जाता है। अब हमने ग्रेफाइट के विषय में जान लिया और किसके विषय में, डायमंड के विषय में जान लिया। अब हम देखेंगे जो अगला इसका एलोट्रॉप है फुलरेंस, उसके विषय में। देखिए जो फुलरीन होता है इसको बकमिस्टर फुलरीन भी कहते हैं। इसकी जो संरचना होती है या इसका जो फॉर्मूला होता है 660 होता है, ये आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है। इसको बकीबाल फुलरीन भी कहते हैं। फुटबॉल की तरह इसकी संरचना होती है इसलिए इसको बकीबाल फुटबॉल की तरह संरचना होने से इसको बकीबाल फुलरीन भी कहते हैं। इसका यूज किस में होता है, नैनो ट्यूब में होता है, माइक्रोचिप में और ड्रग डिलीवरी इन ह्यूमन बॉडी। अगर जो दवाइयाँ होती हैं उनको ह्यूमन बॉडी में पहुंचाना होता है तब हम फुलरीन का यूज करते हैं। अगला जो इसका आइसोटोप है वो क्या है, ग्रेफीन। इसकी डिस्कवरी किसने की है, इसको डिस्कवर्ड किसने किया है, गिल ने। खोज में अन्य नाम किसका आता है, आंद्रे जिम और कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलेव का। इनको इसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इनको आंद्रे जिम और कॉन्स्टेंटिन जो नोवोसेलेव हैं इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसकी डिस्कवरी मेनली रूप से किसने की है, सबसे शुरुआती गिल ने की है। आर्टिफिशियल हार्डेस्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, मतलब जो आर्टिफिशियल रूप से, कृत्रिम रूप से सबसे हार्डेस्ट कार्बन का अपर रूप होता है। इसका यूज किस में किया जाता है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में और रॉकेट जो जैकेट होती हैं उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह इसमें बेहतरीन तरीके से होता है ग्रेफीन में। तो आज हमने इस वीडियो में क्या क्या देख लिया दोस्तों, हमने सबसे पहले ये वीडियो हमारा कार्बन और उसके कंपाउंड के विषय में था, तो हमने ये देख लिया कार्बन के विषय में पूरी जानकारी ले ली। फिर कार्बन के जो एलोट्रॉप होते हैं डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन और ग्रेफीन, इनके विषय में हमने पूरी जानकारी ले ली। अगला जो वीडियो होगा दोस्तों उसमें हम जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके विषय में ढंग से जानेंगे। धन्यवाद दोस्तों।